Assalamualaikum. This is Dr. Amna, and today I want to discuss Green Top Guideline, intrahepatic cholestasis of pregnancy. This is uh, the new updated version of Green Top Guideline, which was published in June 2022. So it is the intrahepatic cholestasis is characterized by pruritus in the absence of primary skin condition. So this guideline, it is different from the previous version because they have created a lot of new things. And I will point out each new recommendation. इसमें जो पहली बात है वो कुछ कॉमन चीजें हैं जो इटियोलॉजी तो सेम ही है characterized by pruritus in the absence of primary skin condition with abnormal maternal bile acid concentration. The onset of symptom is most common in third trimester but can be earlier in pregnancy. Alternate diagnosis such as preeclampsia should always be considered before diagnosis of ICP. Pruritus and raised bile acid concentration should return to normal after birth. जब भी ये कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी हम डायग्नोस करते हैं प्रेगनेंसी में तो ऑब्वियसली थर्ड ट्राइमेस्टर में शुरू होता है इसमें बहुत ज्यादा इचिंग होती है जो कि पाम एंड सोल में भी होती है और जब पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो स्किन पे कोई लीजन नहीं होती ओनली जो स्क्रैच मार्क्स हैं वही होंगे और इसके अलावा ये कि जब आप उनके बाइल एसिड्स करवाते हैं तो बाइल एसिड उसके रेज होते हैं प्रीवियस गाइडलाइन में सिर्फ रेज बाइल एसिड्स के बारे में बात हुई थी इसमें अभी उन्होंने क्लियर कट लेवल दिया है कि 19 से ऊपर अगर लेवल होगा 19 एंड मोर तो हम उस पेशेंट को कहेंगे कि इसको इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस है अगर 19 से कम है तो लेकिन वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा है लेकिन 19 से कम है तो उसको हम इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस लेबल नहीं करेंगे. A diagnosis should be considered in pregnant women who have itching in skin of normal appearance and raised pre-random total bile acid concentration of 19 micromole per liter or more. प्रीवियसली गाइडलाइन में ये मेंशन था कि फास्टिंग बाइल एसिड लेते हैं अभी इस दफा उन्होंने रैंडम कर दिया है आपने उसको रैंडम लेवल लेने हैं और जो है ना इसका डायग्नोसिस हमेशा आईसीपी का तब कंफर्म होता है कि अगर प्रेगनेंसी ओवर होने के बाद पेशेंट का लेवल इचिंग और बाइल एसिड नॉर्मल हो जाए अगर पेशेंट के प्रेगनेंसी में नॉर्मल हो गए हैं तो इसका मतलब है कि ये आईसीपी नहीं था और या फिर उसके 4 वीक के बाद भी कंटिन्यू है तो इसका मतलब है ये भी आईसीपी और प्रेगनेंसी नहीं है उसमें फिर आप हेपेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे तो ये एक इसकी है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में शुरू होती है जनरली अर्ली भी हो सकती है लेकिन रूटीन में थर्ड ट्राइमेस्टर में शुरू होती है जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है और ये आफ्टर बर्थ ये सेटल हो जाती है तो इसके लिए जो प्रीवियस गाइडलाइन थी उसमें हम 10 डेज के बाद टेस्ट करते थे पोस्टनेटल पीरियड में आफ्टर डिलीवरी वी चेक द बाइल एसिड्स आफ्टर 10 डेज लेकिन इस गाइडलाइन में उन्होंने लिखा है कि एटलीस्ट 4 वीक्स आफ्टर बर्थ आप उसको चेक करेंगे और अगर वो नॉर्मल होंगे तो फिर इसका मतलब है कि इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ही था. एडिशनल लेबोरेटरी और इमेजिंग इन्वेस्टिगेशंस प्रीवियस गाइडलाइन में ये मेंशन था कि हम साथ में उसके वायरल मार्कर्स करते थे पेशेंट के और उसको साथ में लीवर अल्ट्रासाउंड करते थे वायरल सीरोलॉजी करते थे हेपेटाइटिस सी चेक करते थे लेकिन अब करंट गाइडलाइन में उन्होंने ये कहा है कि इनकी कोई जरूरत नहीं है अगर एक पेशेंट का ज्यादा है मतलब उसको इचिंग की कंप्लेन है थर्ड ट्राइमेस्टर में शुरू हुई है और उसको बाइल एसिड रेज हैं तो दैट्स इट इस काफी आपको बाकी वो भी लीवर बाकी के लीवर फंक्शंस टेस्ट करवाने की जरूरत भी नहीं है तो इसमें ठीक है तो एडिशनल लेबोरेटरी और इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन नॉट रिकमेंडेड अनलेस इट इज एसोसिएटेड विद एटिपिकल क्लिनिकल सिम्टम्स in the presence of relevant comorbidities. Comorbidities में डायबिटीज है हाइपरटेंशन है या मल्टीफिटल प्रेगनेंसीज है तो फिर आप उसमें डायबिटीज हाइपरटेंशन के लिए तो वैसे भी आप दूसरी चीजें करवाते हैं अदरवाइज इसमें करवाने की जरूरत नहीं है अगर एक प्लेन केस है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो जिन चीजों में करवाने की जरूरत है वो है एटिपिकल क्लिनिकल सिम्टम्स रेलिवेंट कोमॉर्बिडिटीज और अर्ली ऑनसेट सीवियर आईसीपी or in whom resolution of abnormal liver function test is delayed or does not occur after 4 week भी अगर 4 week of the birth of the baby भी अगर ये delayed हैं नॉर्मल फंक्शन नहीं आ रहे लीवर के तो फिर आप उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे. Incidence of ICP in the UK affects 0.7% of pregnancies in multi-ethnic populations.
1.2 to 1.5% of women of Indian, Asian और Pakistani Asian origin. इसकी कुछ ICP के कुछ मैनेजमेंट्स हैं जो कि हमने करनी है। उसमें एक तो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं कि उस पेशेंट को इचिंग हो रही है, इसकी वजह से वो सो नहीं पा रही, और उसको हमने एक तो सॉल्व करना है। सेकेंडली ये कि ये मैटरनल सिम्टम्स यही हैं, और जो प्रेगनेंसी पे क्या अफेक्ट आता है। प्रेगनेंसी में जो मैटरनल इश्यूज हैं उसमें इचिंग है, और हमारे लिए एक ये नया इशू आ गया क्योंकि ये जो है ना ICP हमें पता है कि ये इसमें फीटल कॉम्प्रोमाइज होता है बहुत ज्यादा, और इसमें इसमें स्टिल बर्थ हो जाती है। तो और स्टिल बर्थ का हमें पता है कि इसमें स्टिल बर्थ जो ICP की स्टिल बर्थ है, ये इसको आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। ये उससे एसोसिएटेड, अगर आपका CTG ठीक आ रही है, आपकी फीटल मॉनिटरिंग ठीक है, आपका बायोफिजिकल प्रोफाइल ठीक है, फिर भी ये आपको गारंटी नहीं देता कि स्टिल बर्थ नहीं होगी। तो इसमें सिर्फ मैटरनल मूवमेंट्स, परसेप्शन ऑफ मूवमेंट ही है जिसको हम इस पर रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई टेस्ट हमें श्योरिटी नहीं देता कि स्टिल बर्थ नहीं होगी। तो इसलिए उसकी मॉनिटरिंग एक बहुत क्रिटिकल चीज है। और ऑप्शन फॉर कंट्रोलिंग मैटरनल सिम्टम्स, डिफिकल्टी स्लीपिंग, एंजाइटी अबाउट द कंडीशन, रिड्यूसिंग फीटल रिस्क, प्रीटर्म बर्थ एंड ऑप्टिमल टाइमिंग ऑफ बर्थ। इसमें कुछ नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई जो पिछली गाइडलाइन में नहीं थी। इनमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी पेशेंट को इचिंग है और पीक बाइल एसिड उसके रेज हैं लेकिन लेस देन 19 माइक्रोमोल है, तो फिर आप उसको जनरल प्यूराइटिस कहेंगे पेशेंट को। जो पहले हमने पिछली गाइडलाइन में सिर्फ इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस की मैनेजमेंट थी, इस गाइडलाइन में उन्होंने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। और इनकी मैनेजमेंट भी डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग ऑफ बर्थ and monitoring of the liver function, bile acid level during pregnancy. So mild ICP की हम जो definition है वो है itching and raised peak bile acid concentration 19 to 39 micromole per liter. Moderate में same मतलब itching और raised peak bile acid concentration है 40 to 99 micromole, और जब 100 या 100 से ऊपर चली जाती है तो वो severe में चली जाती है। इसकी बेस पे जो जनरल सिम्टम्स हैं वो मदर के वो तो वैसे ही हैं, उनका एक बेसलाइन ही मैनेजमेंट है कि आपने इचिंग कंट्रोल करनी है, उसके लिए आप क्या क्या कुछ दे सकते हैं, एमोलिएंट दे सकते हैं, एंटीहिस्टामीन दे सकते हैं, और इसके अलावा आप जो यूट्रोडिऑक्सीकोलिक एसिड का जो पिछली गाइडलाइन में था उसके ऊपर भी अभी डिस्कस करेंगे। तो ये तो जनरल मैनेजमेंट है, लेकिन टाइमिंग ऑफ बर्थ जो है वो चेंज हो जाती है, माइल्ड में और है, मॉडरेट में और है, सीवियर। और कैसे ये जो ICP है ये अफेक्ट करती है लेबर मॉनिटरिंग को, और कैसे पेशेंट की ये चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन को अफेक्ट करती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। असेसमेंट हम कैसे करते हैं? डायग्नोसिस ऑफ ICP इज सस्पेक्टेड, कैरी आउट स्ट्रक्चर्ड हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन में ही अदर कॉजेज रूल आउट करने की कोशिश करने हैं। स्किन पे और कुछ प्रेगनेंसी के रिलेटेड और तो कोई इचिंग का कॉज नहीं है, और या लीवर डिसफंक्शन की कोई हिस्ट्री है। ऑफर रिपीट, अच्छा, जब आपने एक दफा पेशेंट का एग्जामिनेशन में आपको लगा कि ये इस पेशेंट को ICP है, आपने उसके बाइल एसिड्स करवाए, वो भी रेज थे। अब इस बाइल एसिड्स को आप 1 हफ्ते के बाद रिपीट करवाएंगे, और अगर वो रेज आते हैं तो वो कंफर्म हो गया आपका। ये एक तो आपने रिपीट लाजमी करना है, यानी अभी आपने करवाया तो 1 हफ्ते बाद आपने लाजमी करना है। अब इसके बाद कितना फ्रीक्वेंटली हमने बाइल एसिड्स का टेस्ट करवाना है, इसके बारे में गाइडलाइन में उन्होंने कहा है कि आप कंडीशन देख लें पेशेंट की, और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे आप कितने फ्रीक्वेंट करवाना चाहते हैं। आल्दो वो बार बार रिपीट करवाने से हमारी मैनेजमेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैनेजमेंट में जो फर्क पड़ता है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि जब माइल्ड में हम किस वीक से आगे हम वीकली लाजमी करवाएंगे, मॉडरेट में हम किस वीक से आगे लाजमी हमने वीकली करवाना है, और सीवियर में कब करवाना है। क्योंकि एक तो आपने शुरू में करवाया और एक आपने 1 वीक के बाद कर लिया, उसके बाद आपके पास चॉइस है up to that specific week which is specific for that type of ICP. Itching of normal skin, liver function and elevated bile concentration of less than 19 micromole per liter, जो कि ICP में नहीं आता। उसका क्या कॉज हो सकता है? हमने कह दिया कि प्रेगनेंसी रिलेटेड प्यूराइटिस है, उसका कॉज नॉन स्पेसिफिक हो सकता है या फिर प्रेगनेंसी स्पेसिफिक हो सकता है। प्रेगनेंसी स्पेसिफिक में प्री एक्लैम्सिया को हम उसकी हिस्ट्री में रूल आउट करेंगे, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर सकते हैं। और कोइंसिडेंटल टू प्रेगनेंसी हो सकता है, जैसे कोई ड्रग उसने ली है, पेशेंट ने, उसको रिएक्शन हुआ है, एलर्जिक रिएक्शन है, अर्टिकेरिया है। If pruritus and bile acid become normal during pregnancy, reconsider diagnosis. It may be drug reaction or non-specific viral infection. ICP से रिलेटेड मैटरनल मॉर्बिडिटी भी है और फीटल मॉर्बिडिटी भी है। मैटरनल मॉर्बिडिटी क्या है कि मदर को इचिंग है बहुत ज्यादा, प्रीडोमिनेंट सिम्टम इज इचिंग, मे अफेक्ट पाम एंड सोल, दिस कैन बी सीवियर
may fluctuate and may markedly affect sleep. And पेशेंट में डार्क यूरिन और पेल स्टूल होता है. Women may have higher chances of developing preeclampsia or gestational diabetes. Blood pressure and urine monitoring and testing for gestational diabetes according to national guidance. अब पेशेंट को ये डेवलप, अभी हमें पता है इसको प्री इक्लेम्शिया और जीडीएम हो सकता है पेशेंट को, तो प्री इक्लेम्शिया के लिए हम उसको हर विजिट पे ब्लड और यूरिन प्रोटीन देख सकते हैं, और जीडीएम के लिए कोई एक्स्ट्रा टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है. वो वही जो नेशनल गाइडेंस के अकॉर्डिंग है, जो जीडीएम की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली है, तो वही हम उसके स्क्रीनिंग जो हमने करवाई है 28 वीक पे हमने करवाया पेशेंट का, वो नॉर्मल है तो ठीक है. May have vitamin K malabsorption. Jaundice is rare, less than 1%. ये जो न्यू रिकमेंडेशंस हैं जो मैंने अभी आपको मेंशन की थी कि प्रीवियस गाइडलाइन में ये था कि हम अदर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस और इमेजिंग भी करवाते थे, लाइक वायरल सीरोलॉजी एंड कोएगुलेशन प्रोफाइल. नाउ इट्स नॉट रिकमेंडेड. Autoimmune test not recommended. Liver function test, liver ultrasound is not recommended. Additional investigation including for hepatitis C should be considered with atypical or uncertain picture of ICP. यानी आपने जो नॉर्मल आपको ICP लग रहा है ना क्लियर कट, उसके लिए इतना इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ बाइल एसिड और सिम्टम्स काफी हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में शुरू हुआ है और 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक, 4 वीक पोस्टमार्टम तक वो खत्म हो गया. लेकिन कोई एटिपिकल प्रेजेंटेशन है तो फिर आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. हेपेटोलॉजिस्ट इन्वॉल्वमेंट कब होगी? जब नॉर्मली तो गायनेकोलॉजिस्ट उसको ऑब्स्टेट्रिशियंस को डील कर रहे हैं, लेकिन अगर वो स्वीयर है, वेरी अर्ली और एटिपिकल प्रेजेंटेशंस है और व्हाट अपीयर्स टू बी ICP, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि तब आप करेंगे कि अगर 4 वीक पोस्टमार्टम पे भी पेशेंट के सिम्टम्स और बाइल एसिड्स ठीक नॉर्मल नहीं हुए, तो फिर आप उसको दोबारा हेपेटोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं कि फर्दर वो इसको मॉनिटर करें. मैटरनल मॉर्बिडिटी में मैंने बता दिया कि इचिंग है जो कि मदर को बहुत बॉदर करती है, उसको जीडीएम और प्रीक्लेम्शिया के लिए आप स्क्रीन करते रहेंगे. जो बच्चे के अंदर है वो स्टिल बर्थ का रिस्क बहुत ज्यादा है. अब ये स्टिल बर्थ का रिस्क हमें पिछली गाइडलाइन में मेंशन था कि बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें हम हर ICP को स्टिल बर्थ का रिस्क समझते थे कि इसमें स्टिल बर्थ हो सकता है, लेकिन अब गाइडलाइन में उन्होंने जो कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में डिवाइड कर दिया, इसलिए इनकी रिकमेंडेशंस भी डिफरेंट हो गई हैं. वो वुमेन एडवाइज वुमेन विद आइसोलेटेड ICP एंड सिंगलटन प्रेगनेंसी that the risk of stillbirth only increases above population rate once their serum bile acid concentration is 100 micromole per liter or more. यानी स्टिल बर्थ का रिस्क तब बैकग्राउंड पॉपुलेशन से ज्यादा होता है जब पेशेंट सीवियर में जाता है. सीवियर जो ग्रेड है इसका ICP का, उसमें जो है ना उसकी स्टिल बर्थ का रिस्क ओवरऑल बैकग्राउंड पॉपुलेशन से बढ़ जाता है. जिन वुमेन का इन वुमेन विद पीक बाइल एसिड 19 to 39 माइक्रोमोल पर लीटर जो कि माइल्ड है and no other risk factor, advise them the risk of stillbirth is similar to the background risk. अभी हम इनकी टाइमिंग ऑफ बर्थ भी डिस्कस करेंगे. फिलहाल हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि स्टिल बर्थ का रिस्क जो है वो माइल्ड में ऐसा ही है जैसे नॉर्मल पॉपुलेशन का. इन वुमेन विद पीक बाइल एसिड 40 to 99 जो कि मॉडरेट है and no other risk factor, advise them that the risk of stillbirth is similar to the background risk until 38 to 39 weeks of gestation. सो 38-39 तक ये सेफ है. उसके बाद फिर हम इसका रिस्क जब ज्यादा होने वाला होता है तो हम इसको ऑलरेडी उस टाइम पे डिलीवर करवा लेंगे. इन वुमेन विद पीक बाइल एसिड 100 माइक्रोमोल per liter or more, advise them that the risk of stillbirth is higher than the background risk. So advise presence. अब ये तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये वो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं, सिर्फ ICP इज द ओनली रिस्क फैक्टर, लेकिन वो पेशेंट ये तो आइडियल पेशेंट्स हैं जो कि सिंपल ICP है, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिनमें साथ में कोमॉर्बिडिटीज भी हैं, जैसे कि उनको GDM भी है, उनको प्री इक्लेम्शिया भी है, या फिर मल्टीफीटल प्रेगनेंसी है. अब उनके अंदर रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ ऑब्वियसली ज्यादा, क्योंकि ये डिजीजेस खुद से भी ज्यादा करती हैं और इन दोनों के कंबाइन होने से भी ज्यादा रिस्क हो जाता है, और ये चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं डिसीजन मेकिंग अराउंड टाइमिंग ऑफ प्लान्ड बर्थ. Advise women with ICP and a twin pregnancy that the risk of stillbirth is higher compared with a twin pregnancy without ICP. Okay? तो अगर उसकी twin pregnancy without ICP हो गया तो उसमें भी रिस्क stillbirth का होता है, लेकिन अगर जो ICP के साथ है उसमें उससे भी बढ़ गया. Clinician should be aware that fetal ultrasound or CTG do not predict or prevent stillbirth in ICP. Advise women with ICP to monitor fetal movements and present for immediate assessment at their local maternity unit if they have concern. Advise women with moderate or severe ICP that they have a higher chances of both spontaneous and iatrogenic preterm birth. मैनेजमेंट हम इसकी करेंगे, कंसल्टेंट लेड केयर होती है.
और इसमें आप लीवर फंक्शन जब आपने फर्स्ट टाइम डायग्नोज किया पेशेंट को, उसका पॉजिटिव उसका हिस्ट्री है और उसका बाइल एसिड रेट आए, अब आप उसको 1 वीक के बाद रिपीट करवाएंगे। उसके बाद आपने कितना फ्रीक्वेंटली रिपीट करवाना है, उसने कहा कि डिटरमिन फ्रीक्वेंसी ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। एडवाइज वुमेन देयर आर नो ट्रीटमेंट दैट इम्प्रूव प्रेगनेंसी आउटकम और रेज बाइल एसिड कंसंट्रेशन, के लिए हमें कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। और ट्रीटमेंट्स टू इम्प्रूव मैटरनल इचिंग आर ऑफ लिमिटेड बेनिफिट्स। और इसकी मैनेजमेंट में अब हम उसके लिए डिस्कस करेंगे कि इचिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं। कंसीडर टॉपिकल एमोलिएंट सच एज एक्वस क्रीम विद और विदाउट मेंथॉल टू एमेलियोरेट स्किन सिम्टम्स। सेकेंडली एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स हम देंगे, और पर्टिकुलरली एट नाइट, क्योंकि हम इसमें सिडेटिव और नॉन सिडेटिव दोनों दे सकते हैं। सिडेटिव का ये फायदा है कि पेशेंट रात को लेगी तो रात को पीसफुली सो सकती है। Although the effectiveness of this treatment is uncertain in women with ICP, but it can mildly reduce the symptom, and it can increase the quality of sleep. Do not routinely offer ursodeoxycholic acid for the purpose of reducing adverse perinatal outcome in women with ICP. जो ursodeoxycholic acid है, इसका स्टिल बर्थ पे कोई इफेक्ट नहीं है. It does not reduce the risk of stillbirth. There is in some studies it can reduce the slightly reduce the risk of preterm delivery. बट ओवरऑल उसका फायदा क्या है उस प्रीटर्म डिलीवरी को थोड़ा डिले करने का, वो अभी तक नहीं पता लगा, क्योंकि स्टिल बर्थ पे कोई इसका इफेक्ट नहीं है. इसकी रजीम किसी को एग्जैक्टली इसके बारे में कोई किसी बारे में सब एक यूनानिमस किसी का डिसीजन नहीं बन सका कि इसकी रजीम क्या है, इसको कब स्टार्ट करना चाहिए. तो ये रूटीनली ऑफर नहीं की जाती. और सेकेंड ये पहले ये था कि पेरीनेटल आउटकम पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें. Consider maternal vitamin K treatment only if there appears to be reduced absorption of dietary fats, for example, presence of steatorrhea or evidence of abnormal prothrombin if coagulation studies are performed.